हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वेदांतु केमिस्ट्री में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के अध्याय 4 में कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर में, जिसमें आप लोग वीडियो का पार्ट नंबर 10 देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साबुन टॉपिक को। साबुन क्या होता है, साबुन को बनाया कैसे जाता है, साबुन किस तरीके से कपड़े को साफ करते हैं और अच्छे साबुन के अंदर क्या क्या गुण होते हैं। इतने टॉपिक को हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो साबुन जो होता है, आप लोग जानते हो, घर में सभी लोग साबुन को यूज करते होंगे। साबुन का यूज होता है कपड़े को धोने में, ठीक ना। और कपड़े को साबुन किस तरीके से धोता है और वो किस तरीके से मैल को वहां से हटा देता है, इस सारे टॉपिक को आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक बिंदु आपको समझ में आएगा। ठीक, तो सबसे पहले साबुन का जो परिभाषा होता है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं उच्च उच्च अणुभार वाले, उच्च अणुभार वाले मोनो कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। उदाहरण देख लो साबुन का। उदाहरण, तो साबुन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C17H35 COO और इसका नाम क्या है, सोडियम स्टीएरेट, सोडियम स्टीएरेट। ठीक, ये इसका नाम है। अब इसमें जो एक एक शब्द जो है, उस हर एक शब्द का मैं आपको अर्थ समझाऊं। यहां पे लिखा हुआ है उच्च अणुभार वाले। उच्च अणुभार मतलब अणुभार आपको निकालने आता है किसी भी चीज का। जैसे आपको एग्जांपल देके मैं समझाने की कोशिश करूं, NaOH, तो सोडियम का अणुभार, परमाणु भार कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। अब इसको पूरे को जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। मतलब इस सोडियम के पूरे और एक अणु का अणुभार कितना है, 40 है। उसी तरीके से अगर C17H35 COO का हम लोग निकालें तो हमें जो अणुभार मिलेगा वो 306 मिलेगा। कितना मिलेगा, 306। अभी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। C17H35 COO, यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है 17 और एक यहाँ पे कार्बन 18, मतलब कार्बन कितना है 18 और एक कार्बन का कितना होता है 12। ठीक, प्लस हाइड्रोजन कितना है 35, तो 35 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो 1, प्लस ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 है तो 2 गुणे एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, प्लस यहाँ पे सोडियम कितना है, सोडियम है 1 और एक सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 23। अब देखिए 12 का 18 में गुणा करना है तो 18 का पहले 10 बार गुणा कर दो तो 18 का हमें 180 हो जाता है और 18 गुना 36, तो इस तरीके से जोड़ दो तो 6 8 3 11 और 1 और 1 2, 216 यहां से मिल गया हमें 216। और 35 का 1 में गुणा 35 प्लस 16 गुना 32 प्लस 23। ठीक, अब आप सबको जोड़ लीजिए तो 3 2 5, 5 5 10 और 6 16 के 6, अब 2 3 2 5, 5 3 8, एक 9 और एक हासिल 10 और 2 यहाँ पे और एक 10 वाला जो हासिल था 3, तो 306 यूनिफाइड मास। इतना ये क्या हो गया, साबुन का अणुभार। तो ये ज्यादा है कि नहीं, नॉर्मली कितनी आते हैं आपको, नॉर्मली किसी भी चीज का निकालोगे तो 110 120, बहुत सारे जो कंपाउंड है जिसका परमाणु भार 16 32 इस तरीके से आते हैं, 18 आते हैं, किसी किसी का 2 आता है, किसी किसी का 35 आता है। तो बहुत सारे होते हैं अलग अलग कंपाउंड जिसका कि बहुत ज्यादा, लेकिन ये जो कार्बन का अणुभार है ये बहुत ज्यादा है। तो यही इसीलिए लिखा हुआ है उच्च अणुभार वाले, इसका अणुभार बहुत ज्यादा। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब क्या है, आप लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम सुने होंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम क्या होता है, जैसे कि CH3 COOH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यहाँ पे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का बात किया जाए तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है, जो आप लोग जानते हैं कार्बोक्स, ये जो COOH दिख रहा है ये ग्रुप क्या है, केवल सिंगल है।
ये जो सी डबल ओ एच ग्रुप दिख रहा है, ये आपको केवल एक दिख रहा है, इसी वजह से यहाँ पे मोनो का यूज हुआ है। आप कुछ कंपाउंड ऐसे देखे होंगे, ठीक ना, ये कंपाउंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक। ये डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्योंकि इसमें सी डबल ओ एच दो ग्रुप दिख रहा है आपको। इसमें सी डबल ओ एच कितने दिख रहे हैं, डबल ग्रुप दिख रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये जो है, इसमें सी डबल ओ एच केवल एक दिख रहा है। तो जो साबुन है वो क्या है, वो कैसे बनता है, तो मोनोकार्बोक्सिलिक समझ गए। अब सोडियम तथा पोटेशियम लवर साबुन कहलाता है। मतलब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो रहेगा उसका सोडियम और पोटेशियम लवर साबुन कहलाता है। तो जैसे कि यहाँ पे साबुन का सूत्र आप लोग क्या देख रहे हैं, C17H35 C डबल O N है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, C17H35 C डबल OH। ये क्या है, स्टेरिक अम्ल है। इसको क्या बोलते हैं, स्टेरिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल प्लस NaOH। NaOH ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो ये जो है ये अम्ल है और ये क्या है, क्षार है। ये जो है ये क्या है, अम्ल है और ये क्या है, क्षार। और आप लोग जानते हैं कि अम्ल और क्षार का जब अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है, लवण बनता है। ये जो NaOH दिख रही है, इस पे Na पर क्या है, प्लस चार्ज, और OH पे क्या है, माइनस चार्ज। ये वाला जो N है वो क्या करेगा, इस H को यहां से विस्थापित कर देगा और H आके इस OH से जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, C17H35 COO प्लस Na प्लस H2O, ये बनता है। ये क्या है, आपका साबुन है। ये क्या है, साबुन। समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर इस चीज को समझना चाहें तो ये जो साबुन है ये क्या है, एक तरीके का लवण है। क्योंकि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया जब होती है तो एक लवण और क्या बनता है, जल बनता है। अम्ल और क्षार की का जब अभिक्रिया हो रहा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, लवण और जल बन रहा है। तो ये एक तरीके का उदासीनीकरण भी अभिक्रिया हो सकता है, ठीक ना। तो उच्च अणुभार का मतलब समझ गए, मोनोकार्बोक्सिलिक का मतलब समझ गए, क्योंकि COOH क्या है, एक ही है। और सोडियम तथा पोटेशियम लवण, मतलब सोडियम भी इसमें हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है। यहाँ पे Na की जगह पे जो NaOH लिए हैं इसकी जगह पे KOH लिख देंगे, यहाँ पे K आ जाएगा और इधर जल बन जाएगा। तो वही चीज क्या होता है, साबुन होता है, ठीक। तो इतना चीज आपको समझ में आ गया है कि साबुन किसे कहते हैं और किस तरीके से उसका निर्माण किया जाता है। स्टेरिक अम्ल होता है और उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं तो साबुन का निर्माण होता है। समझ गए। अब देखो, अब ये तो मैंने आपको जनरली मेथड बताया कि साबुन को इस तरीके से क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। एक मैं मेथड आपको बताने जा रहा हूं जो कि जिस विधि से साबुन को बनाने का निर्माण किया जाता है। देखो यहाँ पे जल निकल गया, इसलिए यहाँ पे इस मेथड का साबुन को बनाने के लिए नहीं किया जाता है। हम लोग जो फैक्ट्री में साबुन का निर्माण करते हैं वहां पे दूसरे मेथड का यूज किया जाता है। वहां पे ऐसा मेथड होता है कि साबुन तो बनता है, उसके साथ ग्लिसरॉल बनता है। ग्लिसरॉल मतलब दोनों चीज जो बन के तैयार होता है, दोनों चीज का अलग अलग यूज हो सके। जल अगर बन के तैयार होगा तो उसका तो हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि जल तो खुद ही इतने ज्यादा है। तो इसलिए हम लोग दूसरे मेथड का यूज करते हैं। तो उस तरीके को हम लोग देख लेते हैं और वही तरीका आपको एग्जाम में लिखना है। वैसे इस तरीके से भी साबुन को तैयार किया जा सकता है। तो अब हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, साबुन का निर्माण। क्लियर है। तो यहां पे लिखते हैं साबुन का निर्माण, साबुन का निर्माण। तो साबुन का निर्माण कैसे होता है इसको जान लेते हैं। तो यहां पे लिखते हैं वसा या वसाओं, वसाओं एवं तेलों की, तेलों का तनु, तेलों को तनु NaOH, NaOH या KOH, KOH के साथ गर्म करने पर, गर्म करने पर, गर्म करने पर साबुन का, साबुन का निर्माण होता है, साबुन का निर्माण होता है। यह तथा साबुन का निर्माण होता है जिसे
जिसे साबुनीकरण कहते हैं, जिसे साबुनीकरण कहते हैं। ठीक, अब इसके लिए हम लोग समीकरण लेते हैं वसा और तेल। वसा का एक फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं जो कि यहाँ पे है CH2OCO C17H35। यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2CO C17H35। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2OCO C17H35। ये क्या है, वसा है। इसका नाम क्या है, स्टीएरेट। स्टीएरेट। ठीक, ये कैसे आया, क्या है, अभी इसको हम समझेंगे। पहले साबुन को बना लेते हैं। प्लस यहां पे क्या आ जाएगा NaOH। ये क्या है, तनु NaOH है। ये क्या है, तनु है। ठीक, अब देखिए यहां पे जो साबुन का मैंने फॉर्मूला यहां पे बता दिया C17H35COONA। ठीक, और हमें क्या बनाना है, हमें देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जब साबुनीकरण होगा, जब साबुन का निर्माण होगा, तो हम लोग जो अभी पुराना मेथड पढ़े वो नहीं पढ़ेंगे। ये जो नया मेथड है इसे आपको क्या करना है, एग्जाम में लिखना है। तो इस मेथड में आपको क्या करना है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है, जितना मैंने नीचे डॉट लगाया, ये क्या है, ऋण भाग है। ये क्या है, ऋण भाग है। और जो ये वाला भाग दिख रहा है, ये सभी भाग क्या है, धन भाग। अब ये सब भाग क्या करेंगे, जितने भी धन भाग हैं उसके लिए क्या होगा, OH जाएगा। उसके लिए क्या होगा, OH उसके साथ अभिक्रिया करेगा। समझ गए हैं ना, यहाँ पे एक OH ऊपर जाएगा, एक OH नीचे जाएगा, और एक OH यहाँ पे जो प्लस पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे आएगा। और जितने माइनस हैं उस सब माइनस के लिए उतना Na हमें चाहिए। तो यहाँ पे माइनस वाले कितने हैं, 3 हैं। तो हमें क्या चाहिए, 3 सोडियम चाहिए। और प्लस वाले कितने दिख रहे, 3 दिख रहे। तो 3 हमें क्या चाहिए, OH चाहिए। तो इस वजह से इसके आगे 3 हम लोग लगा देते हैं। अब देखिए, अब जो पार्ट आपको माइनस वाला दिख रहा है, इधर से हम लोग काउंट करेंगे C17H35। इधर लिख लेते हैं नीचे थोड़ा, C17H35। ठीक, C17H35 इसमें भी है, C17H35 इसमें भी है, C17H यहाँ पे 35 रहेगा, C17H35 इसमें भी है। अब देखिए OCO इसमें भी है, OCO इसमें भी है, OCO इसमें भी है। तो इसका मतलब OCO को C लिख देंगे, क्योंकि एक C है और दो दो ऑक्सीजन है, तो इस तरीके से आप लोग लिख देंगे। ठीक, अब तीनों जहां पे माइनस है, ये क्या है, एक माइनस तरीके का आवेश है। ये जो पूरा आपको दिख रहा है, ये क्या है, ऋण आवेश। अब इसके साथ ही जो सोडियम वाला धन आवेश है, ये क्या होगा, जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा, जो कि क्या है, एक धन आवेश। अब जो ए वाला पोर्शन दिख रहा है CH2 CH CH2, ये क्या लिख देंगे, इधर हम लोग लिख देंगे CH2। ठीक, फिर नीचे CH, और नीचे क्या है, CH2 है। ये सब क्या है, ये जो जितने भी हैं सब पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। और इससे क्या आके जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, जो कि क्या है, माइनस चार्ज। ठीक ना, इससे क्या हो जाएगा, OH आके जुड़ जाएगा। समझ गए। अब क्या करेंगे, मैंने ये चीज आपको समझाया है कि कैसे रिएक्शन हो रहा है। मैंने ये चीज आपको क्या बताया, समझाया है कि ये रिएक्शन कैसे हो रहा है। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे एरो आप लोग अगर कॉपी ओपी पे बनाए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज आपको कैसे लिखना है। आपको अगर एग्जाम में आएगा तो आपको क्या चीज लिखना है। ठीक ना, तो यहाँ पे जो प्लस माइनस लगाए हैं ये आपको नहीं लगाना है, ये मैं आगे लेवल के लिए बता रहा हूँ कैसे रिएक्शन होता है। आपको इधर का ऐसे लिख देना है, फिर यहाँ पे जो प्लस माइनस है, इस प्लस माइनस को आप हटा देंगे। इस प्लस माइनस को आपको क्या कर देना है, हटा देना है। समझ गए। अब देखिए जो ए है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम स्टेरिक, जो क्या है, साबुन है। ये क्या है, साबुन। और ये क्या है, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, ये क्या बन गया, ग्लिसरॉल। अब देखिए इस रिएक्शन को आपको ध्यान से समझना है, जो साबुन वाला है। ये जो साबुन है, इस साबुन के 2 पार्ट हैं। इस साबुन के कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। एक तो जो पार्ट है ए वाला, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। और एक जो ए वाला पार्ट है, ये क्या है, आयनिक भाग है। ये जो पार्ट भाग है, ये
हाइड्रोकार्बन भाग है और एक क्या है, आयनिक भाग। अब जो ये आयनिक भाग आपको दिख रहा है, ये आयनिक भाग क्या होगा, जल में जल में घुलनशील होगा, जल में घुलनशील होगा। ठीक, या ऐसे हम लोग बोल सकते हैं जल स्नेही, जल स्नेही। और ये वाले जो आप भाग देख रहे हैं, ये क्या है, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील होगा। ये वाला जो भाग है वसा में घुल, अब जो वसा में घुलनशील होगा वो क्या होगा, वसा स्नेही होगा, वसा स्नेही, वसा स्नेही। जो जल में घुलनशील है उसे जल स्नेही कहेंगे, और इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, जो जल में घुलने वाला है वो एक तरीके का वसा विरोधी भी है। ये क्या है, वसा विरोधी। ठीक, और ये क्या है, जल विरोधी। जो वसा में घुलनशील है वो क्या है, जल विरोधी। ठीक, अब देखिए यहां पे जो ये किस तरीके से रिएक्शन हुआ ये आप लोग समझ चुके होंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो ग्लिसरॉल है इसमें देखिए, ग्लिसरॉल का भी आप अलग से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब दोनों ऐसा चीज बन के तैयार हो रहा है कि जिसको आप लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, साबुन का निर्माण होता है। अब हम लोग यहाँ पे छोटा सा हेडिंग डाल लेते हैं, साबुन के भाग, साबुन के, साबुन के भाग, साबुन के भाग। तो साबुन के दो भाग होते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, इसके दो भाग होते हैं, इसके दो भाग होते हैं, होते हैं। साबुन के दो भाग होते हैं। पहला पहला जो भाग होता है वो कौन सा भाग होता है, यहां पे लिख लेते हैं, जल स्नेही, जल स्नेही। ठीक, तो ऐसा भाग, ऐसा भाग जो जल में, जल में घुलनशील होता है, घुलनशील होता है, जल स्नेही, जल स्नेही या वसा विरोधी, वसा विरोधी भाग कहलाता है, भाग कहलाता है। ठीक ना। दूसरा जो भाग है वो क्या है, वसा स्नेही, वसा स्नेही। तो ये जो वसा स्नेही भाग है ये क्या होगा, साबुन का ऐसा भाग, साबुन का ऐसा भाग जो कि, जो कि वसा में, वसा में घुलनशील, घुलनशील होता है, होता है, वसा स्नेही कहलाता है, वसा स्नेही भाग कहलाता है, कहलाता है। ठीक, अब जो ये देख रहे हैं साबुन की, अब हम लोग क्या करेंगे, एक तरीके से संरचना देख लेते हैं। ठीक ना। अब यहां तक आप लोग लिख चुके हैं, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर का क्लीन कर रहा हूं और एक अच्छे से चीज को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग अब क्या करिए, इतना लिख लिए, अब थोड़ा इस चीज को आप लोग समझने की कोशिश करिए। साबुन का मैंने अभी अणु सूत्र बताया था, C17H35 COO ये जो अणु सूत्र है ये, इसके दो भाग हैं, एक तो ए है और एक ए है। ठीक, दो भाग हैं। इस दोनों भाग का आपकी बुक में किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया है उसको देखते हैं। इसमें कार्बन कितना दिख रहा है, 17। तो ऐसा स्ट्रक्चर बना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहां पे अब क्या होगा,
कार्बन 17 हो गया, तो यहां पे कार्बन लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब जहां जहां पे ऊपर नीचे बना हुआ है वहां वहां पे क्या है कार्बन, तो कार्बन 17 हो गया। अब हम लोग ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे एक कार्बन और है, एक कार्बन और है, और इस कार्बन से ऐसे ऊपर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे नीचे सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन और यहाँ पे एन जुड़ा हुआ है। समझ गए? ये क्या है, इतना वाला जो भाग है, इतना वाला जो भाग है ये क्या है, वसा स्नेही है, वसा स्नेही। ये वाला जो भाग देख रहे हैं ये वसा स्नेही, और ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये क्या है, जल स्नेही, जल स्नेही। एक इसके भाग है, साबुन के ही भाग है। इसमें से जो एक हाइड्रोकार्बन वाला भाग है जहां पे C17H35, तो जितने केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले भाग हैं ये क्या है, वसा स्नेही है, और जितने ये वाले आयनिक भाग हैं ये क्या है, जल स्नेही है। अब जो यहाँ पे जल स्नेही वाला भाग है ये क्या होगा, अगर मान लो कि हम लोग साबुन को क्या करेंगे, पानी में मिलाते हैं। मान लो कोई बाल्टी बना दिए, ये बाल्टी है और इसमें पानी इस तरीके से है रखा हुआ, ठीक, इसमें पानी भरा हुआ है। अब जो जल स्नेही वाले भाग है, ठीक, ये तो जल में जाना चाहेंगे, ये वाले जो भाग है ये क्या है, जल में जाना चाहेंगे, और जो वसा स्नेही भाग है ये ऊपर रहना चाहेंगे। तो अगर हम लोग इसको, कोई साबुन को पानी में घुलाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से साबुन की क्या है, कण है, ठीक ना। और जो ये वाला भाग है ये क्या है, ये वाला भाग है सोडियम वाला, मतलब यहाँ पे सोडियम आयन है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। समझ गए? अगर साबुन में, और जो ऊपर वाला भाग है ये क्या है, वैसा स्नेही, मतलब ये जो ऊपर वाला भाग है वो पानी के अंदर नहीं आना चाहता, जो जल स्नेही भाग है, जो आयनिक भाग है वो पानी में आना चाहता है, और ऊपर वाला भाग ऊपर रहता है। समझ गए? तो इस तरीके से होता है। अब जो जल स्नेही है ये क्या है, वसा विरोधी है। ये क्या है, वसा विरोधी, वसा विरोधी, ठीक। और जो वसा स्नेही है वो क्या है, जल विरोधी, जल विरोधी, ठीक, जल विरोधी। अब आप इतना समझ गए। अब आपको क्या करना है, आपको इस जो यहाँ पे बाल्टी रखा हुआ है, इस बाल्टी में पानी भरे हुए और इसमें कोई कपड़ा डाल देते हैं, कोई इस तरीके से कोई कपड़ा है, और इस कपड़ा में यहाँ पे बीच में कहीं पे कोई दाग लगा हुआ है, इस कपड़ा के बीच में यहाँ पे कहीं पे कोई दाग लगा हुआ है। अब ये जो दाग होता है ये क्या है, मैल है। आप लोग नॉर्मल जानते हो कि जो कपड़े में गंदगी रहती है उसको मैल ही कहते हैं। ये जो दाग लगा हुआ है, जो मैल है, इस मैल, जो मैल होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, तेलीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि दाग जो लगता है वो तेलीय प्रकृति के होते हैं। तो जो मैल है वो तेलीय प्रकृति के। अब अगर साबुन को पानी में जबरदस्ती कोई कहे कि हाँ साबुन को उसमें जाना है, और ये दोनों भाग आएंगे, ये दोनों भाग, जो इस साबुन के दो भाग है ना, एक तो वसा स्नेही है, एक जल स्नेही। अब इस साबुन के अंदर अगर चले जाएंगे और इस दाग के पास पहुंचेंगे तो जो ये ऊपर वाला भाग आपको दिख रहा है, जो ये ऊपर वाला भाग आपको दिख रहा है ये क्या होगा, क्या है, जल विरोधी, क्योंकि ये जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है ये जल विरोधी है। अब ये वाला भाग आके क्या करेगा, इस वसा में आके चुपना चाहेगा, ये जो वसा है इसमें आके चुपना चाहेगा, क्योंकि ये जल से रिएक्शन नहीं करेगा, ये जल में आना नहीं चाहेगा, ये आके इस वसा में क्या हो जाएगा, चुप जाएगा। और जो जल वाले भाग हैं ये बाहर जल की तरफ चले जाएंगे, ये जो बाहर क्या है, जल की तरफ। समझ गए? तो यहाँ पे ये किस तरीके से निर्माण करती है इसका चित्र हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मान लो जो यहाँ पे मैल है या जो तेली पदार्थ है, तेल का बूंद, मान लो ये तेली पदार्थ नहीं, कोई तेल का बूंद ही है, कोई तेल का बूंद ही डालिए, ठीक है, तेल का बूंद, तेल का बूंद डाल दी, तो ये जो वसा वाला भाग है वो क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, तेल के बूंद की तरफ। ये किस तरफ आ जाएगा, तेल के बूंद की तरफ। और जो नीचे वाला जो सोडियम वाला भाग है, जो सोडियम प्लस वाला जो चार्ज वाला भाग है, ये क्या चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, मतलब ये जल की तरफ चला जाएगा। उसी तरीके से ढेर सारे ऐसे ही साबुन के क्या होंगे, पार्टिकल
जो हाइड्रोकार्बन वाले भाग रहेंगे वो इस तेल की तरफ आ जाएंगे, ये क्या है, तेल का बूंद है, ठीक ना। और जो सोडियम वाला पार्ट रहेगा वो बाहर धन चार्ज की तरफ चला जाएगा। उसी तरीके से हम लोग ढेर सारा ऐसा बना लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे Na प्लस, यहाँ पे इसी तरीके से कर लेते हैं Na प्लस, यहाँ पे कर लेते हैं क्लियर है। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से जो साबुन रहते हैं अगर उसमें कोई कपड़ा डाला गया है और बीच में जो जहां पे गंदगी लगा हुआ है या जहां पे तेल का बूंद है या जहां पे कोई तेली पदार्थ है, तो जो साबुन के आयनिक भाग रहेंगे ये सब क्या है, पानी में है, ये सब क्या है, पानी में है, ठीक। और जो तेल का हाइड्रोकार्बन, जो साबुन का हाइड्रोकार्बन वाला भाग है, जो वसा स्नेही भाग है, वो क्या है, इस वसा के पास है, ठीक। ये जो चीज आपको दिख रहा है ये क्या है, मिसेल की संरचना है। इसको क्या बोलेंगे, मिसेल की संरचना। इसको क्या बोलेंगे, मिसेल की संरचना, ठीक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो ये आप अभी यहाँ पे कहानी सुने हो ना, ये कहानी क्या है, साबुन की स्वच्छीकारक। अब जब कपड़ा हम लोग साबुन में डाल दिए तो ये सब जो वसा स्नेही भाग है ये क्या है, साबुन का जो कि अरे जो कपड़ा में दाग लगा हुआ है उसमें जाके घुल गए। अब जब कपड़े को आप क्या करोगे, पानी के अंदर हिलाओगे या पानी के अंदर हिलाओगे या पानी के अंदर अगर रगड़ोगे तो वहां पे क्या होगा कि ये जो वसा स्नेही भाग है वो क्या करेंगे, तेल वाले भागों को क्या करेंगे, वहां पे आप फोर्स लगा रहे हो, वहां पे फोर्स लगा रहे हो तो न्यूटन के बल के अनुसार वो जो वसा स्नेही भाग है वो क्या करेंगे, वसा को अपनी तरफ खींचेंगे, वहां पे वसा को अपनी तरफ खींचेंगे और वो किस पूरे पूरे जो भाग है वो क्या हो जाएंगे, जब आप कपड़ा पानी से बाहर निकालोगे तो वो जल में आ जाएंगे, वो क्या होंगे, पानी के अंदर आ जाएंगे और पानी में एक क्या होगा, एक गंदा विलयन तैयार होगा जिसको हम लोग कोलाइडी विलयन बोल सकते हैं। और इस कोलाइडी विलयन को क्या बोला जाता है, इमल्सन बोला जाता है। तो यहाँ पे एक जैसे पानी में कपड़ा धो दिए तो पानी तो पूरा गंदा हो जाता है, तो वो जो विलयन है उस विलयन को क्या बोला जाता है, इमल्सन बोला जाता है। तो इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, साबुन की स्वच्छीकारक प्रकृति हेडिंग डाल के हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा। तो ये वाला चित्र जो देख रहे हैं इसको हम लोग छोड़ देते हैं और हेडिंग डालते हैं साबुन की, क्योंकि उसमें चित्र आपको बनाना है साबुन की, साबुन की स्वच्छीकारक, स्वच्छीकारक क्रिया, साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया। क्लियर है, ये हेडिंग डाल ली है। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं उसको आप लोग हमारे साथ लिखते जाइएगा। आप जो अगर आप लोग कभी भी तेल के अंदर, अगर आप लोग तेल को पानी के अंदर कभी भी डाले होंगे तो आप लोग नोटिस किए होंगे कि पानी उसमें नहीं घुलता है, ठीक। और जो मैल होता है, जो कपड़े की मैल होती है वो तेली पदार्थ होती है। इस वजह से जो मैल रहेगा, अगर उसको नॉर्मली कपड़े में जो मैल लगा है, अगर कपड़े को बिना साबुन डाले पानी में डालेंगे और निकाल लेंगे तो पानी में तो घुलनशील है नहीं, तो पानी में घुलेगा नहीं। तो वही चीज को पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं और सोच के क्या करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वसा, वसा या तेलीय पदार्थ, तेलीय पदार्थ, पदार्थ जल में, जल में अघुलनशील होते, अघुलनशील का मतलब जो न घुले, अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं तथा साबुन के, साबुन में उपस्थित, उपस्थित, उपस्थित जल स्नेही भाग, जल स्नेही भाग और वसा स्नेही भाग, वसा स्नेही भाग जब तेलीय भाग के, तेलीय भाग के संपर्क में आते हैं,
संपर्क में आते हैं तो अब देखिए जल स्नेही जो भाग है वो क्या करेगा, जल में घुलेगा। और जो वसा स्नेही भाग है जो कि तेली पदार्थ है वो क्या करेगा, तेल में घुलेगा। मतलब जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है वो क्या करेगा, तेल में घुलेगा। और जो जल स्नेही भाग है वो जल में घुलेगा। संपर्क में आते हैं तो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन वाला भाग या बोल सकते हैं कार्बन श्रृंखला वाला भाग तेल से, हाइड्रोकार्बन वाला भाग तेल में घुल जाता है जाता है तथा आयनिक भाग आयनिक भाग आयनिक भाग ये जो आयनिक भाग है वो क्या है, जल स्नेही भाग। ब्रैकेट में लिख देते हैं जल स्नेही भाग, जल स्नेही भाग जल में घुल जाता है, जल में घुल जाता है। इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार साबुन जल में मिसेल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार साबुन जल में मिसेल का मिसेल का निर्माण निर्माण करते हैं करते हैं। इस प्रकार जो साबुन है वो क्या करेंगे, साबुन जो है वो जल में घुल जाता है और क्या करता है, मिसेल का निर्माण करता है। साबुन किसका निर्माण किया, मिसेल का। मिसेल क्या होता है, जो तेली बूंद है उसमें साबुन जब रिएक्शन करता है तो जो तेली बूंद में जो हाइड्रोकार्बन भाग होता है वो तेल में घुल जाता है और सोडियम वाला जो भाग आयनिक भाग है वो जल में घुल जाता है। और इस प्रकार से एक संरचना का निर्माण होता है जिसे क्या कहते हैं, मिसेल बोलते हैं। ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, जो पानी है, जो साबुन डाल दिए हैं और तेल का बूंद है या कपड़ा है, अब वहां पे है। अब उस कपड़े को आप हिलाओगे तो क्या होंगे, जो तेली भाग, जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है वो इस साबुन के तेली भाग से क्या करेगा, क्रिया करेगा। फिर आप कपड़े को जब बाहर निकालोगे तो जो गंदे वाले पदार्थ है वो क्या रहेंगे, आयनिक भाग के साथ सभी के सभी जो गंदे वाले भाग है वो सब क्या आ जाते हैं, पानी में आ जाते हैं और एक जलीय विलयन का निर्माण करते हैं। या एक बोल सकते हैं कि एक कोलाइडी विलयन बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, इमल्सन बोलते हैं। तो निर्माण करते हैं इस प्रकार साबुन जल में मिसेल का निर्माण करते हैं और कपड़े की कपड़े की या ऐसे लिख सकते, कपड़ा यहाँ पे तो कुछ टर्म यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे तेल की बूंद लिए गए हैं तो इसलिए हम लोग तेल का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार पानी में पानी में एक कोलाइडी कोलाइडी विलयन बनता है विलयन बनता है विलयन बनता है और या बनता है जिसे इमल्सन कहते हैं इमल्सन कहते हैं इमल्सन उसको क्या कहा जाता है, बोला जाता है। ठीक। तो इतना आपको क्या लिखना है, साबुन की स्वच्छीकारक प्रकृति में। अब कपड़ा डालेंगे तो उसके भी साथ क्या होती है, यही क्रिया होती है। ठीक। तो अब हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे, साबुन की, अच्छे साबुन के गुण। यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं अच्छे साबुन के गुण। अच्छे साबुन के साबुन के गुण अच्छे साबुन के गुण। ठीक है। तो अच्छे साबुन के गुण क्या होते हैं, इसमें पहला, इसमें क्षारीय गुण
क्षारीय प्रकृति नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्षारीय प्रकृति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इसमें पानी की मात्रा, पानी की मात्रा 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक। तीसरा, यह सस्ता और सुग्राही होना चाहिए, सुग्राही होना चाहिए, होना चाहिए। चौथा, यह चिकना एवं मुलायम होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक ना। पांचवा गुण क्या लिख सकते हैं इसमें, इसमें कीटाणुनाशक, कीटाणुनाशक मिले होने चाहिए, मिले होने चाहिए, चाहिए। तो इतना चीज आप लोग क्या करेंगे, अच्छे साबुन के जो गुण होते हैं वो मैंने लिखा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सभी चीजें इस वीडियो में समझ में आ चुकी होगी। तो फिर हम लोग मिलेंगे इसी तरीके से एक अच्छे टॉपिक के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।